शराफ में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यह किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टा ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, या हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज। गांच में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जराऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गई, जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आफताब उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपए से ज़्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा अगर ये हार ले गया और जलपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जराऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सशस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वो अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय तार कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वो धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आधा चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है। गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, ज़रा वह शीश फूल दिखाना तो। और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सफाई के नाम है, यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तगाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम चकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था।
यह उस बालक का आनंद ना था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाई मीठी तो लगती है, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन जो जो आगे बढ़ता था, जल्पा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठता इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छड़े की तरफ पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले। पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नहा किधर से आया। 2-4 मिनट देरी ही तो पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जल्पा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, कहीं ठहर क्यों नहीं गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जल्पा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं रही, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सराफ से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जल्पा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठता की दशा में आज उससे कुछ खाया ना गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज शराफ का जाना तो व्यर्थ ही गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जल्पा की उत्साह में चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जल्पा, अब चाहे दें। उत्कंठता की चरम सीमा ही निराशा है। जल्पा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहका मारा। जल्पा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की है। मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बड़े ही नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसे चकमा दिया। जल्पा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की। जल्पा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहर से उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी ना समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जल्पा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो उसने बचपन से ही उसकी कल्पनाओं में एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घरों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जल्पा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं। रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। जल्पा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज़ के लिए ना कहूँगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने। जल्पा, ज़रा अम्मा जी को दिखाऊं, देखिए क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर ये कहना कि उधर लाए हैं। जल्पा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी।
रमा आनंद की नींद में सो रहा था। जल्पा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जल्पा ने कमरे में आकर अपनी संदूकशी खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जल्पा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जल्पा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मंगवाने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जल्पा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती, चीज़ें अभी भी वही बनाती थी, पर उसका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान के गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे शराफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुँचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकशी खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनती भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रसोइयों के पास ना जाए तो किसके पास जाए? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी हैं, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसे पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की तो ना कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते ही देर क्या लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दे। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकशी से 2 चीज़ें निकाली। एक तो नए फैशन का जराव कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथों में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीज़ों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं हैं। जल्पा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर कै आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना? जल्पा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वो आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही पूरी ना हुई। पति की आय ही कभी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। इनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वो डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूँगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ,
एक शराब दिखाने लाया है। अभी दाम आम नहीं पूछे मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जलपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों। जलपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसियाए गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं। जलपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ, समझ लो मुफ्त में ही मिलते हैं। जलपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मुँह सख्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जलपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दो, एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मुंह और दुविधा में न पड़ो। जलपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की तो ललायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तगाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी वो आज रमा की मातृ भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी। अभी वो बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से। उसे कितने तगाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा। माता के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जलपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माता जी यह कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जलपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें वेट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब ज़रा तुम पहनो देखूं। जलपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माता जी के पास रुपए की कमी नहीं। वो समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माता जी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती। मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो। जलपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं। रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती। जलपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों ना पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ ले। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ों तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। यह सब रईसों के ही पसंद की चीज़ें हैं।
गंवार लोग इसकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपए का मुंह न देखिए बाबूजी, जो बहू जी पहनकर बैठेगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जलपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तो तुम बताओ जलपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जलपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जलपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ छेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं। जलपा, कुछ भी हो, 600 से ज़्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग? जलपा, अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूकी 150 मांगता है। जलपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जलपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा ना हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो इससे छुपी न थी। फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जलपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वो ये था कि दलाल 600 रुपये पर राजी ना हो। बोला वह 8.5 से एक कौड़ी कम न लेगा। जलपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे लौटाते शर्म आती है। अम्मा, ज़रा आप ही दलान में चलकर कह दे, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना है। देना होता तो दे दो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊँ? जलपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब ना देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चूनी चूना, आप बड़े आदमी हैं, रईस है, राजा है, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जलपा, अच्छा चलो मैं कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन जाएगा। रमा पीछे दुबक गया। जलपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ शराफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पे आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जलपा, माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जलपा, अच्छा तो जो उस पर 700 न्यौछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेरा करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जलपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न उधारता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है, उसी पर 1 पैसे दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझ कर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जलपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया। फिर बोला, सरकार है तो घाट ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जलपा, जल्दी मिल जाएंगे। जलपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं? 700 में 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा था कि कुछ और कम क्यों ना कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जलपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जलपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं नहीं लूँगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़ी थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जलपा
आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी जो चीज़ें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय में पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? जल्पा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जल्पा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज़ें ले ली। अम्मा को देना होता तो वो उसी वक्त देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जल्पा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अभी भी लौटा सकते हो। कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरफ बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जल्पा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छुपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहन मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिसमें जल्पा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्यों लौटाए? अम्मा जी भी हंसेंगी। जल्पा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या ज़रूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जल्पा मुंह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। तो आखिर कैसे रमा चुकाएगा अपना लिया हुआ ऋण? क्या जल्पा समझ सकेगी कि रमा किस स्थिति से गुजर रहा है? क्या जल्पा के सामने कभी आएगी घर की परिस्थितियों की सच्चाई? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का।